हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे विच इज़ पोएटिक डिवाइसेस। हम देखेंगे ये होते क्या हैं एंड कुछ पोएटिक डिवाइसेस हम डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। ओके ना, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ पोएटिक डिवाइस। ये क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस आर टूल्स दैट अ राइटर यूजेस टू ब्यूटिफाई or to enhance the meaning of the text, usually a poem। तो ये क्या होती है? टेक्निक होती है जो राइटर यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को या ज़्यादातर अपनी पोम को ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, और उसका जो मीनिंग है टेक्स्ट का उसको और इन्हांस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए। पोएटिक डिवाइसेस मेक द टेक्स्ट मोर अपीलिंग टू द रीडर्स सेंसेस, और ये हमारे जो सेंसेस, जो पढ़ने वाले के सेंसेस को और भी ज़्यादा अपील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई बात बतानी है, दो बच्चे जैक एंड जिल के बारे में जो हिल पर गए और वहाँ पर वो गिर गए जब पानी लेकर आ रहे थे, हो सकता है सुनने में बहुत बोरिंग और मोनोटोनस लगे, लेकिन अगर यही चीज़ मैं थोड़ा राइमिंग वर्ड्स ऐड करके, थोड़ा रिदम ऐड करके बताऊँ तो ये सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगी। For example, if I say, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. तो इसमें देखिए मैंने थोड़े राइमिंग वर्ड्स ऐड किए, कुछ रिदम ऐड किया, और ये वही बात हमें सुनने में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और हमारी सेंसेस को अपील किया। ओके, तो फर्स्ट जो है मोस्ट कॉमन पोएटिक डिवाइस इज राइम। नाउ व्हाट इज राइम? When a word or line ends with the same sound as another word or line। तो जब कोई वर्ड सेम साउंड होता है किसी वर्ड का, हम बोलते हैं ये आपस में राइम करते हैं। तो ये जो टेक्निक है बहुत कॉमन है, राइटर्स अक्सर यूज़ करते हैं पोम्स में। तो अक्सर जो लाइंस, जब दोनों लाइंस एंड होती है सेम साउंड से, वो हम बोलते हैं वो लाइंस राइम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बलून राइम्स विद मून। अब सुनने में जो बलून है उसका साउंड सेम है मून जैसा, तो दीज टू वर्ड्स दे राइम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमने लाइंस ली है द रोड नॉट टेकन पोम से। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब ये लाइन एंड होती है स्टूड से एंड दिस लाइन एंड्स विद कुड। अब देखिए जो साउंड है यहाँ पे वर्ड का स्टूड, एंड यहाँ पर जो साउंड है, जो वर्ड है कुड, ये दोनों आपस में राइम करते हैं, तो हम बोलेंगे दीज टू लाइन्स राइम, ये दोनों लाइन्स राइम करती हैं। नाउ राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम क्या होती है? इट इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड और राइम दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टैंजा। It is usually referred to by using letters of alphabets to indicate which lines rhyme। अब ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो राइटर, जो पोएट फॉलो करता है। यूजली जब इसने, जो पोएट ने जब राइमिंग लाइन बनानी होती है तो वो कोई पैटर्न ऐसा कोई फॉलो करता है कि किस लाइन को वो कौन सी लाइन के साथ जो राइम करवाएगा। तो अक्सर हम जो राइमिंग जब स्कीम ढूंढनी होती है तो हम लेटर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स यूज़ करते हैं राइमिंग स्कीम ढूंढने के लिए। लाइन्स डेजिग्नेटेड विद द सेम लेटर राइम विद ईच अदर। और जो लाइन को हमने सेम, जिन लाइन्स को सेम अल्फ़ाबेट्स दिया होता है, सेम लेटर दिए होते हैं, वो लाइन्स आपस में राइम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुक एट दिस स्टैंजा, दिस इज फ्रॉम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो ये उस पोम से लिया गया स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। अब ये जो लाइन में लास्ट वर्ड है इनिसफ्री, हमेशा हम जब राइमिंग स्कीम ढूंढते हैं तो फर्स्ट लाइन को हमेशा हम ए दे देते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट लाइन, एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटर मेड। अब यहाँ पे जो लाइन एंड हुई है वर्ड है मेड। अब मेड है वो इनिस्ट्री के साथ राइम नहीं कर रहा, ये साउंड इन दोनों का सेम नहीं है। फर्स्ट लाइन को हमने दिया ए, अब ये इसके साथ नहीं राइम करता, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा? बी। इस लाइन को हमने दे दिया बी। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड लाइन, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। अब नाउ हनी बी जो वर्ड है ये राइम करता है इन इज फ्री, ये साउंड सुनने में सेम है, इन इज फ्री एंड हनी बी। इसको हमने ए दिया था, अब इस लाइन के आगे भी हम ए लिखेंगे बिकॉज ये आपस में राइम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। नाउ दिस वर्ड ग्लेड ये राइम करता है मेड के साथ। इस लाइन को हमने बी दिया था, इसीलिए इस लाइन को भी हम बी देंगे। अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम क्या हुई स्टैंजा की? ए बी। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये स्टैंजा है 8th क्लास की पोम कैविटी द मिस्ट्री कैट से।
Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. First line ends with Macavity. Let's look at the second line. For he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. अब ये देखिए, फर्स्ट लाइन Macavity, सेकेंड लाइन depravity, ये दोनों साउंड सेम कर रहे हैं. फर्स्ट को जैसे पहले भी बताया, हमेशा हम ए देंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. अब सेकेंड लाइन फर्स्ट के साथ राइम कर रही है, दोनों के लास्ट वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, इसको भी हमने ए दे दिया. नेक्स्ट वी हैव, you may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then Macavity is not there. अब यहाँ पर जो एंड हुई है लाइन विद स्क्वायर, यहाँ पर देयर, अब ये दोनों राइम कर रहे हैं. अब इसको हमने बी दिया है और सेम ही हम इसको भी बी देंगे. तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी. अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया पोएट ने, उसने फर्स्ट लाइन को थर्ड लाइन के साथ राइम करवाया और सेकंड को फोर्थ के साथ, वाइल जो दूसरी हमारे जो स्टैंजा है इसमें पोएट ने फर्स्ट और सेकंड लाइन को राइम करवाया और थर्ड और फोर्थ लाइन को. नाउ लेट्स लुक एट ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स. पोएट्री विदाउट राइम इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स. अब कुछ ऐसी पोम्स भी होती हैं जिसमें पोएट्स राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करते. अब ये जो पोम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स. फॉर एग्जाम्पल, ये स्टैंजा है द बॉल पोम, क्लास 10th की NCERT बुक से. वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब ये जो लाइन हैंड होती है बॉल से, इसको हमने ए दे दिया. नेक्स्ट वी हैव वॉट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो. अब दिस लाइन एंड्स विद गो, यहाँ पे एंड गो से हुआ है विच डज नॉट राइम विद बॉल. अब गो और बॉल एक दूसरे से राइम नहीं होते हैं, इसको हमने ए दिया था. अब नेक्स्ट लाइन को हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बी दे देंगे. नेक्स्ट, merrily bouncing down the street and then again, इनमें से किसी के साथ राइम नहीं करता, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हम सी दे देंगे. अगेन merrily over there it is in the water. नाउ वाटर, ये इन तीनों में से किसी के साथ राइम नहीं करता. देन अगेन नेक्स्ट हम इसको अल्फ़ाबेट डी दे देंगे. तो आपने देखा यहाँ पर कोई राइमिंग वर्ड नहीं यूज़ हुआ. एंडिंग ऑफ किसी भी लाइन में मतलब हमने लास्ट में कोई राइमिंग वर्ड नहीं यूज़ किया, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैंक वर्स. अब ये टेक्निक कब यूज़ करते हैं राइटर्स, जब राइटर अपने आप को कोई रूल में कन्फाइन नहीं करना चाहते या किसी रूल में बांधना नहीं चाहते अपने आप को, और अपना मीनिंग पोम में खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब वो फ्री वर्ड्स या ब्लैंक वर्ड्स यूज़ करते हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइमिंग वर्ड्स यूज़ करके ही पोम में रिदम आता है. रिदम वैसे भी जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं, तो उससे भी रिदम पैदा होता है. स्ट्रेस सिलेबल्स मतलब कई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या पार्ट्स ऑफ वर्ड्स जो हमें ज़ोर देकर बोलना पड़ता है. कुछ अनस्ट्रेस्ड होते हैं जिनको हमें ज़्यादा ज़ोर देकर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. तो जब ये वर्ड्स इस तरह से पोम में लिखे जाते हैं कि इनमें कोई जो है कोई लय या ताल, कुछ ऐसा रिदम पैदा होता है और वो हमें सुनने में अच्छी लगती है पोम, तो इसलिए जो ब्लैंक वर्ड्स में भी ऐसी जो पोम्स होती हैं उनमें भी अपना ही रिदम होता है. ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज सिमिली. अब सिमिली क्या होती है, when two not so similar things are compared to each other using words like as and like. जब कोई दो चीज़ें जो आपस में दिखने में इतनी कोई हमें सिमिलर नहीं लगती, दिखने में सेम नहीं लगती, लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है आपस में, और वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं एज और लाइक कंपेयर करने के लिए, तब हम बोलते हैं सिमिली. फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है Macavity द मिस्ट्री कैट वाली पोम से. He sways his head from side to side with movements like a snake. अब यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने कैट की जो जब वो चलती है तो उसकी जो हेड की मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड, जब वो हिलाते हैं अपने हेड को, उसको डिस्क्राइब किया है, कंपेयर किया है स्नेक की मूवमेंट के साथ. जैसे स्नेक क्रॉल करके चलते हैं तो वैसे ही वो अपना हेड हिलाती है. तो ये जो कंपैरिजन है ये सिमिली है. यहाँ पर लाइक वर्ड भी यूज़ हुआ है. नेक्स्ट देखिए, हिज चीक्स आर एज रेड एज अ रोज़. अब उसकी जो चीक्स हैं, उसके गाल रोज़ के साथ कंपेयर किए गए हैं कि ये जो दिखने में वो इतने लाल हैं उसके गाल कि बिल्कुल रोज़ की तरह. और यहाँ पे भी देखिए एज वर्ड यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ क्लेवर लाइक अ फॉक्स. अब उसको फॉक्स के साथ कंपेयर किया है कि वो फॉक्स की तरह चालाक है. अब अगेन लाइक वर्ड यूज़ हुआ है. ये सब जो है सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट डिवाइस इज मेटाफर. मेटाफर कुछ हद तक सिमिली से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखेंगे क्या है.
When two not so similar things are compared to each other without using the words like or as. तो मेटाफर में भी सिमिली की तरह हम दो जो दिखने में इतनी सेम चीज़ें नहीं होती उनमें आपस में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये वर्ड्स लाइक और एज नहीं यूज़ करते हैं कंपेयर करते टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टैंजा है द टाइगर इन द जू पोम से है, क्लास 10th की NCERT बुक, जिसमें पोएट लिखते हैं He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. अब यहाँ पर जो कंपेयर किया है पोएट ने पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स जो टाइगर के पैर के नीचे जो पैड्स होते हैं उसको वेलवेट, वेलवेट बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा, उसके साथ कंपेयर किया है. अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं लाइक या एज नहीं यूज़ हुआ, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का. अब देखिए, जो अगर हम सोचें तो ये बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते हैं पैड्स और वेलवेट, लेकिन हम सोच नहीं सकते कोई ऐसी कंपैरिजन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हुई है और ये मेटाफर है. तो ये ब्यूटी ऐड कर देते हैं जब ऐसे कंपैरिजन मेटाफर्स या सिमिलीज यूज़ होती हैं, तो ये पोम्स में, टेक्स्ट में और ब्यूटी ऐड कर देते हैं और उसका जो मीनिंग है और खुलकर सामने आता है और इन्हांस कर देता है मीनिंग. Next we have, for he's a fiend in a feline shape, a monster of depravity. अब ये cavity the mystery cat से है लाइन, जब पोएट कैट को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक फील्ड है feline shape में. फील्ड इज़ डेविल, तो उसको डेविल के साथ कंपेयर किया गया है कि वो कैट की शेप में एक डेविल है. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है कैट का डेविल के साथ, लेकिन अगेन लाइक या एज वर्ड नहीं यूज़ हुआ. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का. Next we have repetition. When a word or phrase is repeatedly used in a poem to create an effect or to emphasize a point, it is called repetition. अब रेपिटेशन डिवाइस होती है जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज़ को बार बार यूज़ किया जाए किसी टेक्स्ट में, किसी पोम में, और ये इसलिए यूज़ करते हैं राइटर ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए जब उन्होंने कुछ एम्फसाइज करना हो पॉइंट, या फिर जब ऐसे वर्ड्स जिन पे वो एम्फसिस ले करना चाहते हों, जिसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हों, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हों, तब उन वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, ऐसे आइडियाज़ को. तो रीडर भी समझ जाते हैं कि ये जो सेंट्रल थीम हो सकती है, मेन आइडिया टेक्स्ट का ये हो सकता है, इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन द पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, राइटर जो है फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में लिखते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री. अब उसी पोम की लास्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन अगेन वो रिपीट करते हैं ये सेम लाइन, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. अब देखिए, ये जो आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड यहाँ पर भी आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये रिपीट हो रहा है. अब हमें यहाँ इसको देख के हम समझ आते हैं कि ये जो रेपिटेशन हुई है, तो हमें राइटर बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा डेस्परेटली जाना चाहते हैं इन इस फ्रीज प्लेस पे, कितना ज़्यादा उनका मन है जाने का. तो इसीलिए ये रेपिटेशन हो रही है, इस चीज़ पे वो इम्पॉर्टेंस देते हैं कि उनका बहुत मन है वहाँ जाने का. नाउ नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा. नाउ एनाफोरा ये भी रेपिटेशन के साथ मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. The repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses or sentences. अब देखिए, यहाँ पे भी repetition होती है हमारी पिछली डिवाइस की तरह. इसमें जो words या phrases repeat होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा starting में, beginning में होते हैं successive clauses या sentences में ही. For example, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. अब ये स्टैंजा लिया गया है द बॉल पोम से. यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट जो वर्ड है what लिखा गया है फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में. अगेन नेक्स्ट लाइन की ही स्टार्टिंग में ये वर्ड फिर से रिपीट हुआ है. अब ये जो रेपिटेशन हुई है दोनों बिगनिंग में ही एक के बाद एक, मतलब साथ के साथ ही नेक्स्ट लाइन में ही रिपीट हुआ है. तो दिस इज एनाफोरा. Again next line, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. अब यहाँ पे देखिए वर्ड merrily यूज़ हुआ है बिगनिंग में इस लाइन की, और नेक्स्ट लाइन में अगेन स्टार्टिंग में ही merrily यूज़ हुआ है. अब ये फिर से रिपीट हुआ है. ये एग्जाम्पल है एनाफोरा का. लेकिन जो हमने पिछली डिवाइस की थी रेपिटेशन, वो जो है वर्ड या फ्रेजेस कहीं भी रिपीट हो सकते हैं टेक्स्ट में. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल जो किया था उसमें, तो उसमें जो पोम थी उसमें फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन भी सेम थी एंड देन लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन उन्होंने सेम लिखी थी. तो वो जो रेपिटेशन है वर्ड का कहीं भी हो सकता है, लेकिन एनाफोरा में वो जो स्टार्टिंग में ही होता है और सक्सेसिव सेंटेंसेस या क्लॉजेज में ही.
कि जैसे एक के बाद ही एक वो रिपीट करते हैं. So this is the difference between anaphora and repetition. Next device है alliteration. Now what is alliteration? The occurrence of the same letter or sound at the beginning of words written close together. अब जब same letter या same sound ऐसे words के सामने जो starting में आता है जो पास पास लिखे गए हों, मतलब जो वर्ड्स साथ लिखे गए हों वो वर्ड्स की स्टार्टिंग सेम साउंड से होती है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने टंग ट्विस्टर सुना होगा. शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर बट द सी शेल्स दैट शी सेल्स आर नॉट द सी शेल्स ऑफ दैट सी शोर. अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड साथ साथ लिखे गए हैं और इनका जो स्टार्टिंग साउंड स या श है, बार बार रिपीट होता है सेम साउंड. तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. अब इसी डिवाइस में मैंने डिस्कस किया है कॉन्सोनेंट्स एंड एजोनेंट्स. अब ये इसीलिए क्योंकि ये भी समझ लो पार्ट ही है एलिट्रेशन का, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अब कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्विक सक्सेशन. कॉन्सोनेंट्स में जो वर्ड साथ लिखे गए हैं उनका जो साउंड होता है फर्स्ट वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो बार बार रिपीट होता है. अब एसोनेंट्स में जो वर्ड्स एक साथ लिखे गए हैं उनमें वॉवल साउंड रिपीट होता है. तो ये डिफरेंस है, इसमें कॉन्सोनेंट्स, इसमें वॉवल साउंड होता है. और एक एलिट्रेशन और इन कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स में ये डिफरेंस है. एलिट्रेशन में जो साउंड है वो हमेशा बिगनिंग में ही आता है वर्ड के जो रिपीट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में ऐसा नहीं है. वो साउंड जो वर्ड के कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी या एंड में भी. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. ये जो फर्स्ट लाइन देखिए, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड्स हैं बाइज, बॉल, बैक, ये देखिए इनकी स्टार्टिंग साउंड है ब, सेम साउंड है. सो नेक्स्ट देखिए, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड. अब इस लाइन में ल साउंड रिपीट हो रहा है और ये वर्ड्स हमने क्लोज साथ ही लिखे गए हैं, लेक, लैपिंग, लो. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स का. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में जो कॉन्सोनेंट साउंड था ये वर्ड के स्टार्टिंग में आया था ब, ये बाइज, बॉल, बैक में. यहाँ पर लेक, लैपिंग, लो साउंड, ये ल साउंड रिपीट हो रहा है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड के लास्ट में आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल बेयरिंग हिज, स साउंड इज रिपीटेड. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, तो स साउंड जो रिपीट हो रहा है वो वर्ड्स के एंडिंग में आ रहा है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ एसोनेंट्स. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. तो यहाँ पे ऑ साउंड रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो जो आई लेटर, जो ई साउंड होता है, वॉवल साउंड, वो रिपीट हो रहा है इस लाइन में. तो ये एग्जाम्पल है एसोनेंट्स का. Our next poetic device is imagery. Imagery is the use of figurative language to represent objects, actions and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. It creates visual representation of ideas in our minds. अब जब इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं राइटर्स कोई ऐसे एक्शन, आइडिया या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए कि जो हमारे फिजिकल सेंसेस को अपील करे, हमें अच्छे लगे, तो ऐसे जो वर्ड्स यूज़ करके वो कोई एक्शंस या जो भी चीज़ वो डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल एक पिक्चर बन जाती है उसकी. हम एक्चुअल में इसको इमेजिन कर सकते हैं जो राइटर बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमेजरी. फॉर एग्जाम्पल इन द पोम द बॉल पोम, जो 10th क्लास की पोम है, उसमें राइटर लिखते हैं आई सॉ इट गो merrily बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merrily over there it is in the water. अब इस पोम में राइटर ने जब डिस्क्राइब किया है बॉल को कि वो ऐसे merrily बाउंस होकर जाती है स्ट्रीट में, फिर पानी में चली जाती है, तो बिल्कुल हम पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो मैरली बाउंस, मतलब जैसे एक बच्चा खुशी खुशी बाउंस करके, जंप करके चलता है, उछलता हुआ जाता है, वैसे ही ये बॉल बड़ी खुशी खुशी बाउंस करके गली से गुजरती हुई पानी में चली गई. तो एक्चुअल में इस जो सीन को हम इमेजिन कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. तो जो राइटर हैं वो द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री पोम में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इनिस्ट्री में जो शाम होती है वो बिल्कुल जो लिनेट्स विंग्स से जो भरा होता है पूरा स्काई. तो जो लिनेट्स विंग्स जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतनी सारी लिनेट्स, ये जो बर्ड्स होती हैं, शाम के टाइम जब एक साथ उड़ के जाती होंगी तो पूरा आसमान जो है उनके विंग्स से भरा हुआ दिखाई देता होगा. तो ये भी एक एग्जाम्पल है इमेजरी का.
Next poetic device is onomatopoeia. Now the words that imitate or resemble the sound that it describes are called onomatopoeias. अब ये होते हैं वर्ड्स जो जिस साउंड को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअल में सुनने में, जो वर्ड हम जब बोलते हैं तो सुनने में भी वो सेम ही साउंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल म्याऊ, हिज, बज़. अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जिन साउंड के लिए ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जब ये वर्ड्स को हम बोलते हैं तो वही साउंड जो है निकलती है जिन साउंड के लिए इसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बज़ हम बोलते हैं, बी बज़ करती हैं, तो एक्चुअल में जो बी का साउंड ऐसा ही होता है, बज़. तो वही ये जो एग्ज़ाम्पल है अनामाटोपिया का. ये जो लाइन हमने ली है द रेन ऑन द रूफ से, एंड टू लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो यहाँ पे जो वर्ड पैटर है, यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जब जो रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें जब टिन रूफ के ऊपर पड़ती हैं तो जो आवाज़ आती है पैटर, तो वही साउंड को जिसको ये रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, इसका जब बोलते हैं तो साउंड भी सेम होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. तो टिंकल अगेन जैसे बेल, जो हल्का सा जब किसी मेटल को टच करते हैं तो जो आवाज़ आती है टिंकल की, जो तो वही साउंड जो जिस साउंड को रिप्रेजेंट करता है इस वर्ड की साउंड भी सेम है. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं अनामाटोपिया के. नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग. कभी कभी जो राइटर्स हैं वो अपने टेक्स्ट में नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे शो करते हैं या ऐसे बोलते हैं उनके बारे में जैसे कि वो कोई लिविंग थिंग हो, कोई इंसान हो, तब उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से ये एग्जाम्पल है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. अब इस लाइन में पोएट ने बोला है कि जो पीस है, शांति ऐसे आती है, जो पीस ऐसे आती है मॉर्निंग, जो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से. तो यहाँ पे जो मॉर्निंग के जो वेल क्या होती है, जब जो फीमेल होती है, जो विमेन होती हैं, उनके जो वो कपड़ा यूज़ करते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए, जिसको हम हिंदी में घूंघट बोलते हैं, तो वही चीज़ इंग्लिश में हम वेल बोलते हैं. तो उन्होंने बोला है जैसे मॉर्निंग की वेल से पीस आता है, अब मॉर्निंग की वेल, अब मॉर्निंग को एक पर्सन, एक वुमन की तरह यहाँ पे ट्रीट किया गया है कि जैसे ये कोई पर्सन हो जिसकी वेल, जिसका घूंघट हो, तो इसीलिए मॉर्निंग को यहाँ बोला गया कि पर्सोनिफाई किया गया है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ हुई है. नेक्स्ट इज आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब ये एग्जाम्पल है द बॉल पोम से, जहाँ पर पोएट ने इट यहाँ पर बॉल के लिए यूज़ किया है कि उन्होंने बॉल देखी जाते हुए मैरिली बाउंस करते हुए. तो जैसे एक बच्चा चलकर जाता है खुशी खुशी उछलता हुआ, वैसे ही उन्होंने डिस्क्राइब किया है बॉल को कि बॉल ऐसे खुशी खुशी उछलती गई. तो ऐसे यहाँ पर बॉल को पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, तो हम बोलेंगे कि बॉल को पर्सोनिफाई किया हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द melancholy डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. अब यहाँ पे बोला गया है कि डार्कनेस को melancholy मतलब सैड, उदास, डार्कनेस अंधेरा. अब देखिए अंधेरा जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो सैड नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंधेरा है नॉन लिविंग थिंग की कोई फीलिंग्स नहीं होती. लेकिन यहाँ पर जो melancholy डार्कनेस बोला गया है डार्कनेस को, और ये भी बोला गया है कि डार्कनेस वीप करता है, रोता है. तो ये जो इसको पर्सोनिफाई किया गया है नॉन लिविंग थिंग को, तो अगेन जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर. तो जब ऐसे फ्रेजेस जहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हों वो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो मीनिंग में, एक दूसरे से इनका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो, लेकिन वो जब एक साथ लिखे जाते हैं तो एक अलग सा ही इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. फॉर एग्जाम्पल इन हिज क्वाइट रेज. अब ये जो पोम है द टाइगर इन द जू, उसमें पोएट बोलते हैं कि जो टाइगर ऐसे चल रहा था अपने क्वाइट रेज में. रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंड क्वाइट मतलब पीस, शांत. तो शांत गुस्से में चल रहा था. अब देखिए दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, शांत और गुस्सा. गुस्सा हमें पता है कभी शांत नहीं हो सकता, और अगर हम शांत हैं तो मतलब हम गुस्से में नहीं हो सकते. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ किए गए हैं. तो इसमें एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट होता है कि कैसे वो अपने गुस्से को सप्रेस करके बैठा हुआ है, दबा कर बैठा हुआ है. नेक्स्ट इज़ लाइवली डेथ. अब अगेन देखिए जो डेथ है इसका मतलब है लाइफ जब ख़त्म हो जाती है तो डेथ,
डेथ होता है ना। अब लाइवली इज़ ये रिलेटेड टू लाइफ होता है कि बहुत जिंदा दिल। तो यहाँ पे देखिए लाइवली डेथ एक साथ यूज़ किए गए हैं, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स जिनका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। नेक्स्ट इज डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग हम तब यूज़ करते हैं वर्ड जब हमने बोलना होता है कि इतना ज़्यादा शोर था कि हम जो है हमें सुनना बंद हो गया, हम बिल्कुल डेफ हो गए। और साइलेंस होता है बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ ना हो। अब देखिए जब साइलेंस हो तो हम डेफ नहीं हो सकते हैं, है ना। इतना आवाज़, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ हो तभी हम कहते हैं कि हम जो हमें सुनना बंद हो गया, हम डेफ हो गए हैं इतनी ज़्यादा शोर से, तभी हम डेफनिंग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है वर्ड डेफनिंग और साइलेंस एक साथ यूज़ किया गया है, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स, और इसको ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। नेक्स्ट इज़ एक्ट नेचुरली। जब हम किसी को बोलें कि आप नेचुरली एक्ट करो, तो जो इंसान एक्ट कर रहा है मतलब कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो नेचुरल नहीं हो सकता, और अगर वो इंसान नेचुरल है तो मतलब वो एक्टिंग नहीं कर रहा। तो ये दोनों भी बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। और ये डिवाइस राइटर कब यूज़ करते हैं, जब उन्हें अपने माइंड में या फिर अपने कोई टेक्स्ट में किसी कैरेक्टर के माइंड में कोई कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस शो करने हो, तब ये डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इससे जो है एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होता है टेक्स्ट में, और जो रीडर्स हैं वो थोड़ा डीपली, थोड़ा गहराई में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। The use of an adjective with a noun when it actually refers to another noun। तो ये डिवाइस होती है कि जब हम कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करें, लेकिन वो उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि वो किसी और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये द रेन ऑन द रूफ पोम से लाइन ली गई है, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। अब इस एग्जाम्पल में राइटर ने एडजेक्टिव melancholy यूज़ किया है इस नाउन के साथ, डार्कनेस के साथ। नाउ melancholy का मतलब होता है सैड, एंड डार्कनेस अंधेरा। अब हमें पता है अंधेरा कभी उदास नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो उदास कौन होता है? इंसान। तो इंसान जब उदास होता है तो उसको अंधेरा उदास लगता है। तो हमें पता है कि ये जो एडजेक्टिव है melancholy, ये एक्चुअल में डार्कनेस के लिए नहीं यूज़ हुआ, बट दूसरा नाउन जो पर्सन है उसके लिए यूज़ हुआ है। तो हमें पता है कि ये एडजेक्टिव को हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ड्रीमी, ये नाउन फैंसीज के साथ यूज़ हुआ है। अगेन हमें पता है कि जो फैंसीज वो ड्रीमी नहीं हो सकती, लेकिन इंसान होते हैं जो ड्रीम्स लेते हैं, जो ड्रीमी हो सकते हैं। तो रीडर को फिर यहाँ पे पता होता है ऐसे टेक्स्ट में कि उनको जो एडजेक्टिव है वो किस नाउन के साथ ट्रांसफ़र करना है। तो ये टेक्निक होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। Next poetic device is enjambment, the continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line or stanza। तो इस टेक्निक को हम enjambment बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये जो स्टैंजा है लिया गया है द टाइगर इन द जू पोम से। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब देखिए यहाँ पर जो रीडर को पूरा स्टैंजा पढ़ना पड़ता है मीनिंग जानने के लिए। एक लाइन में जब मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट लाइन पढ़ी, फिर नेक्स्ट लाइन, और पूरे स्टैंजा जब रीड किया तब हमें पूरी कंप्लीट जो है एक थॉट हमारे सामने आया, जो एक्चुअल मीनिंग जो पोएट बोलना चाहते थे। तो ये डिवाइस होती है एंजैम्पमेंट। तो ये राइटर तब यूज़ करते हैं जब वो ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करना चाहे रीडर के माइंड में, ताकि वो फोर्स हो जाए नेक्स्ट लाइन रीड करने को, वो हुक रहे अपने टेक्स्ट में। तो उसको तब ये डिवाइस यूज़ होती है ताकि रीडर का इंटरेस्ट बना रहे और वो चाहे कि वो जल्दी से नेक्स्ट लाइन रीड करे ताकि उसको पूरा मीनिंग समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर दें। थैंक यू।